प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो टीजीटी पीजीटी के लिए जरूरी हैं, खास करके बिहार के माध्यमिक के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। चाहे माध्यमिक का पेपर हो चाहे उच्च माध्यमिक का, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी से हमने आपके प्रश्न कराने हैं और लगभग आप मान चलिए 100 प्रश्न है, जिसमें से हम आपके 50 प्रश्न आज की इस श्रृंखला में करवाने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं एक छोटे से कोटेशन से कि विचार नहीं शुरुआत कीजिए, विचार नहीं शुरुआत कीजिए, क्योंकि सफलता के लिए विचार नहीं संकल्प की आवश्यकता होती है। और जितना दृढ़ आपका संकल्प होगा उतनी बेहतरीन आपको सफलता मिलेगी। ये आप भरोसा रखें खुद पे, और जो है सबसे ज़्यादा आपको भरोसा अपने आप पे ही रखना है, बाकी तो दुनिया पे भरोसा सब लोग करते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम आप देख पा रहे हैं, मैराथन क्लास है और सेल बायोलॉजी के हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सबके डिटेल के बारे में देखेंगे और सबको समझने का प्रयास भी करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि ए प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 लीनियर डीएनए स्टैंड विथ हिस्टोन। देखिए, लीनियर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना, लीनियर डीएनए तो छोड़ दीजिए, हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना, ये यूकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। तो ये तो होने से रहा। दूसरा कह रहा है क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये भी यूकैरियोट का लक्षण है। न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोल्स, ये भी यूकैरियोट का लक्षण है। हमसे पूछा गया प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर विद आउट लिखा गया, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट में पाया जाता, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। चूंकि हमसे प्रोकैरियोटिक पूछा गया तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसे टिक कर सकते हैं, आगे अपना बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ही है, तो उसका आंसर दीजिए। पूछा गया डेस्मोसोम्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है आपको ये बताना है। देखिए, डेस्मोसोम का जो काम है, डेस्मोसोम को जो है ना मैकुला एड्रेना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकुला एड्रेनस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है, यानी एक कोशिका अगर ये है तो दूसरी कोशिका ये है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। दो कोशिका कलाओं के बीच में बने जो है दोनों कोशिका कला, ये इधर ये भी कोशिका की कला, ये भी कोशिका कला, इनके बीच में जो घन द्रव्य से तंतु फैले होते हैं वही कोशिका कला के मध्य में उपस्थित होते हैं, और ये सल्की उपकला ऊतक जैसे बने होते हैं। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लोग मुख्य रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। कहाँ? डेस्मोसोम जो है मॉडिफिकेशन किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये किससे एसोसिएट होता है? तो ये एसोसिएट होता है न्यूक्लियस से। गाल्जी बॉडी किससे एसोसिएट होते हैं? तो अगर गाल्जी बॉडी की बात करें तो गाल्जी बॉडी जो है इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सब जान रहे हैं कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ें। फिर अगला पूछा जा रहा है कि डेस्मोसोम्स इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा होता है? तो सेम कंडीशन, सेम प्रश्न है, एनिमल सेल। अब यहाँ पे चूंकि इसके हिसाब से बताना है तो एनिमल सेल एडेशन के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड नहीं हो सकता है, आपको बताना है कौन होगा। तो यहाँ देखिए, जिसमें दोनों ना पाए जाएं, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएं और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाएं, तो दोनों के प्रश्न बताना है कि दोनों नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और में नहीं पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट में, मैमेलियन के एरिथ्रोसाइट में भी नहीं पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा एरिथ्रोसाइट होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा हमारा आरबीसी बिहेवियर करता है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज अबव। ऐसे प्रश्न आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग स्टेट में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए। ठीक है। The dictum omnicellular e-cellular cell cells arises from pre-existing cells was given by following। कह रहा है कि omnicellular e-cellular का जो फार्मूला है ये किसके द्वारा दिया गया है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑमनीसेलुलर ई-सेलुलर यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में आर बिरचो ने बताया था। कब बताया था? तो इसके बारे में जो है आर बिरचो, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। कब बताया? तो इन्होंने रुडोल्फ विर्चो जो है, इन्होंने विर्चो ने 1955 में इसके बारे में बता दिया। आपको याद होगा, मैं आपको बताया हूं, मैंने सेल चैप्टर पूरा पढ़ाया भी है और मैंने आपसे शेयर भी किया था। मैंने आपको सेल थ्योरी जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है 1838 में और 1839 में जो है सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। सबसे पहले स्लाइडेन आते हैं और स्लाइडेन कहते हैं कि सभी प्लांट जो हैं वो किससे बने होते हैं? पादप जितने भी प्लांट हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। बाद में 1839 में आ जाते हैं स्वान और ये कहते हैं सभी पादप यानी सभी प्लांट और सभी एनिमल किसके बने हैं? सेल या सेल के प्रोडक्ट के बने हैं। होता क्या है कि ये विवाद अब इनसे जब पूछा जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी नई सेल का निर्माण कैसे होता है, तो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बाद में 1855 में जाकर के आर बिरचो आते हैं, रुडोल्फ विर्चो इनका पूरा नाम है, और ये कहते हैं कि जो है सभी जो है क्या, सभी प्लांट सभी एनिमल किसके बने होते हैं? यानी सभी लिविंग सेल सेल के बने होते हैं और सभी नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। पूर्व में स्थित कोशिकाओं से नई सेल का निर्माण हो जाता है। ऐसी बात किसके द्वारा कही जाती है? आर बिरचो के द्वारा कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। Who first time explained that cell are formed from pre-existing cell? सेम क्वेश्चन है। तो किसने सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन किया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने इस बात को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट यूकैरियोट्स वेयर, पहला यूकैरियोट्स था। तो पहले यूकैरियोटिक, देखिए पहले यूकैरियोटिक की बात करते हैं। पहले ऐसे समझिए कि हुआ क्या, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है 18th सेंचुरी में, और टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जब 18th सेंचुरी में टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है तो उस समय मामला फंस जाता है, सभी प्लांट और एनिमल में रख दिए जाते हैं। लेकिन बाद में चल करके 1969 में 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ जाता है, जिसमें ऑर्गेनिम्स को अलग अलग 5 किंगडम में बांट दिया गया, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। ये 5 अलग अलग किंगडम में इनको डिवाइड कर दिया गया। जब ये 5 किंगडम में डिवाइड हो गए तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट को, यानी सभी प्रोकैरियोट को कहाँ रख दिए? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स को रख दिए मोनेरा में। जितने प्रोटिस्टा में जितने यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे उन सबको कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। चूंकि हमसे पहला पूछा जा रहा था, पहला यूकैरियोटिक कहाँ रखा गया था? प्रोटिस्टा में। तो ये प्रोटिस्टन आ गए, यानी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए इनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंपिंग जीन आर फाउंड इन, जंपिंग जीन किस में पाए जाते हैं? आप बताएंगे। जंपिंग जीन जो है ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सही है। बैक्टीरियोफेज ये वायरस है और ये ऐसा वायरस है जो अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में रखता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज 5-174, बैक्टीरियोफेज 5-174 एक बैक्टीरियोफेज होता है, एक होता है बैक्टीरियोफेज लेम्डा। तो लेम्डा और ये जो बैक्टीरियोफेज लेम्डा है, बैक्टीरियोफेज 5-174 है, दोनों वायरस हैं, इसमें डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोट में जंपिंग जीन पाए जाते हैं, तो यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। तो लास्ट में ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बोथ में, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरियोफेज में नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल लैग, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं रखती हैं। क्या नहीं रखती? देखिए न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70S टाइप का पाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ऑल ऑफ दीज, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे ये
द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जेनेटिक सिस्टम जो होता है वो क्या रखता है अपने पास, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो ये आपका गलत हो गया। डीएनए बट नो हिस्टोन, ये आपका सही हो जाएगा। डीएनए हिस्टोन बट नो डीएनए, डीएनए पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और डीएनए विथ नो हिस्टोन, ये भी नो डीएनए नहीं, ये भी गलत है। तो आपका डीएनए तो पाया जाता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप में से जितने भी मित्र इसे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बार बार शेयर करें। और 6 मई को आपका हम एक मैराथन क्लास लेने चल रहे हैं जिसमें पूरी बायोलॉजी का हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की ठाने हैं। रात्रि 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और वो क्लास चलने वाली है कब तक, जल्दी बोलिए कब तक वो क्लास चलेगी, जब तक कि पूरी बायोलॉजी समाप्त ना हो। दो पार्ट में कराएंगे, एक 6 तारीख की रात को, एक 8 तारीख की रात को हम लोग इसको करने वाले हैं और इसमें पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। एक दिन जूलॉजी वाला पूरा पोर्शन और एक दिन पूरा बॉटनी वाला पोर्शन हम आपका कवर कराने वाले हैं। चलिए उस दिन जरूर जुड़िएगा, जरूर देखिएगा, लाइव क्लास होने वाली रात्रि 9 बजे से। द मोस्ट एबेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेल इज, सेल के अंतर्गत पाए जाने वाला मोस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, इसका आपको आंसर देना है। जल्दी से बता दीजिए कि इसमें जो है सही आंसर आपका क्या होगा। मोस्ट एबेंडेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है, पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का कौन एक्सेप्शन है इसके बारे में आपको बताना। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है इसके बारे में आपको बताना है। जब आपके सामने प्रश्न आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है इसके बारे में आप बताइए। पहला ऑप्शन आपके सामने बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, तीसरा है वायरस और फोर्थ है प्रोटोजोअन्स। अगर इस पर नजर डालेंगे तो पहला ऑप्शन बैक्टीरिया आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया अगले वाले प्रश्न में कि मोनेरा किंगडम में आता है और सभी प्रोकैरियोट यहाँ पे आते हैं। दूसरा मैंने प्रोटिस्टा की बात की कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और कहाँ आते हैं, ये जो हैं आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। वायरसेस, वायरस जो हैं ये सेल के नहीं बने होते हैं, इसमें सेल नहीं पाई जाती, सेल नहीं पाई जाती है, यही कारण होता है। वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट यूकैरियोटिक वेयर्स। तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, वो वायरस है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं फर्स्ट यूकैरियोट्स वेयर, पहला यूकैरियोट्स कौन था। तो अभी ये प्रश्न ऊपर आपका हो गया, सेम रिपीट हुआ है, तो प्रोटोजोअन्स हो जाते हैं, सही आंसर है। आगे ये द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज, कई बार मैंने बताया कि आपको सेल थ्योरी के जो फाउंडर हैं स्लाइडेन एंड स्वान है और ये 1838 है और ये 18 जो है 39 है। इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, लेकिन सेल थ्योरी का अगर पूछा सही सेल थ्योरी किसने दिया तो 1855 में रॉबर्ट बिरचू, लेकिन हमसे तो फाउंडर पूछा है, तो फाउंडर के हिसाब से सही आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जैसा प्रश्न वैसा आंसर, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच ऑफ द सेल थ्योरी, कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल थ्योरी का फाइनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जो आज तक एक्सेप्टेबल है, तो वो है आपके रुडोल्फ विर्चो। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। ये जो है इनका कोई नाम ही नहीं है। ल्यूवेनहाक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, एंटोन वान ल्यूवेनहाक, और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बहरहाल अभी हम लोग रुडोल्फ विर्चो की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोट्स डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोट, प्रोकैरियोट यूकैरियोट से अलग है कैसे, आपको ये बताना है। प्रोकैरियोट जो है ये यूकैरियोट से अलग होते हैं कैसे, इसका आंसर आपको दे रहा है, जल्दी इसका आंसर दीजिए। प्रोकैरियोट यूकैरियोट से अलग कैसे हैं, बोलिए। देखिए पहला है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती, यूकैरियोट में पाई जाती। पहला ही आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियन और न्यूक्लियोइड एंड इट
कह रहा है कि जो न्यूक्लियर इक्विवेलेंट मटेरियल्स हैं जो हैं प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में वह यूकैरियोट में, तो कौन सा यहाँ सही होगा? हैज वन ट्रू क्रोमोसोम। सही आंसर कौन है? हैज वन ट्रू क्रोमोसोम आपका सही आंसर है, यहाँ पे प्रॉपर आंसर है। ए मेच्योर ह्यूमन इरिथ्रोसाइट हैज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मेच्योर इरिथ्रोसाइट, अगर आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं, मेच्योर आरबीसी की बात करें तो ये लगभग प्रोकैरियोटिक सेल जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? अगर हम टिपिकली जो है किसकी बात कर रहे हैं, इरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं, तो ये किसका व्यवहार करता है? पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल जैसा व्यवहार करता है। ना तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, तो पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल जैसा व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर एसोसिएटेड विथ। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? सिंगल लेयर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस के द्वारा अलग किए जाते हैं, और न्यूक्लियस जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, टू लेयर मेम्ब्रेन सही आंसर होता है आपका। कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को टू लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। इन क्रोमाफिन सेल द कन्वर्जन ऑफ, एक सेकेंड, इन क्रोमाफिन सेल द कन्वर्जन ऑफ डोपामाइन टू द नॉरएपिनेफ्रिन अकर्स। अच्छा, डोपामाइन टेस्ट में नॉरएपिनेफ्रिन, अच्छा ठीक, तो यहाँ पे आइए। कह रहा है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द सिक्रीशन ग्रेन्यूल्स, इन द माइक्रोफिली, कौन सा सही आंसर होगा? कहता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है कि क्रोमाफिन कोशिका में डोपामाइन टेस्ट जो है नॉरएपिनेफ्रिन में बदल जाता है। यह घटना कहाँ होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा कौन सा ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है? तो आपको बताना प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है। तो यहाँ देखिए, कह रहा एब्सेंस ऑफ हिस्टोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ये तो फीचर है। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल फीचर है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पाया जाता है, और ये कह रहा है एब्सेंस, तो ये आपका फीचर नहीं है, क्योंकि ये इससे मैच नहीं करेगा। गलत का आंसर गलत ही होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि इसका फीचर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और कह रहा नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब गलत है, डीएनए पाया जाता, तो गलत का आंसर गलत सही हो गया। Which one of the following is neither a prokaryotic nor an eukaryotic? ना तो ये प्रोकैरियोटिक है और ना ही यह क्या है? यूकैरियोटिक है। अब आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो प्रोकैरियोटिक भी नहीं है और जो यूकैरियोटिक भी नहीं है, तो सही आंसर आप बता दीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। आसिलेटोरिया ये बैक्टीरिया है, तो ये तो प्रोकैरियोटिक हो गया। टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस ये वायरस है, और वायरस आपको पता है ना तो यूकैरियोटिक होगा ना प्रोकैरियोटिक होता है, चूँकि इसमें नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस जो होते हैं कैसे होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका टीएमबी। ईस्ट फंजाई को कहते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई होता है, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है कौन ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है? अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, नास्टाक प्रोकैरियोटिक है, लेकिन क्लोरेला ए एल्गी है, ये क्या है? एल्गी है, और किंगडम प्लांटी के डिवीजन थैलोफाइटा का एक सदस्य है, अर्थात यह यूकैरियोटिक होगा। ठीक है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, लाइफ का जो जीवन का भौतिक आधार है कौन है?
तो भौतिक आधार जीवन का जो होता है वो क्या होता है आपको बताना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जीवन का भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्म। हक्सले ने कहा था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और उसका नाम उन्होंने दिया था किसको, प्रोटोप्लाज्म को। हम लोग इस श्रृंखला में 50 प्रश्न करने वाले हैं और हम 25वें प्रश्न पे पहुंच गए हैं, यानी अर्ध विराम पे हम पहुंच गए हैं। टोटल 100 प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपको सुबह आपके इसी चैनल पे अपलोड मिलेगा। और आज की जो क्लास थी, यानी आज मंडे है, सैटरडे और संडे आपकी क्लास रुकी हुई थी, मैंने पिछले क्लास में बताया था सेल डिवीजन वाले में। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हो नहीं पाएगी क्योंकि अभी हम इसी वीडियो को बना रहे हैं। तो ये क्लास आपकी मॉर्निंग टाइम पे होगी, जो 9:30 पे क्लास चलती है, वो क्लास कल सुबह मॉर्निंग टाइम पे हो जाएगी। और शाम की टाइम की क्लास आपकी फिक्स टाइम पे आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज नॉट यूज्ड बाय द स्टैनले एंड मिलर्स इन देयर एक्सपेरिमेंट। कह रहा कौन सी ऐसी गैस है जिसका स्टैनले और मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में उपयोग नहीं किया था। स्टैनले और मिलर ने एक प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया था। किस गैस का उपयोग नहीं किया था? ऑक्सीजन का इन्होंने उपयोग नहीं किया था। आगे आइए। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय। साइटोस्केलेटन जो है यूकैरियोटिक सेल का किसका बना होता है? जो साइटोस्केलेटन है यूकैरियोटिक सेल में किसका बना होता है, आपको इसका आंसर बताना है। प्रश्न आपके सामने। प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। आंसर आपको बताना है। आंसर आपके सामने, प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। प्रश्न पूछा गया है कि द साइटोस्केलेटन फॉर्म्ड बाय साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल में किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन फिलामेंट के बने होते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में इसके बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में आपको बताया था। आगे, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइड ऑफ। ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होती हैं किससे? तो आपको बताना, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होती हैं कोलेस्ट्रॉल से, या कार्डियोलिपिन से, न्यूक्लिक एसिड से, राइबोसोम से। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाता है मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइड बाय। तो आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। सही आंसर बताइए। जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आ जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड। सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन में यूकैरियोटिक सेल के पाया जाता है? कौन सा ऐसा तत्व है? तो वह आपका होगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैल्शियम, तथा कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम रुधिर का थक्का जमाने और पेशी कार्य के लिए सहायक होते हैं। कैल्शियम दांतों के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डिवाइन ऑफ द डीएनए एट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। कह रहा है कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स डिवाइन ऑफ द डीएनए, अच्छा, जिसमें डीएनए पाए जाते हैं और ये कैपेबल होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें डीएनए नहीं पाए जाते हैं। तो आपका सेंट्रियोल्स है। प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूबुल्स आर। नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूबुल्स आर आपका सही आंसर हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे 13 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूबुल्स आर 13। माइक्रोट्यूबुल्स आर पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जर्व्ड इन बोथ केस। जो है माइक्रोट्यूबुल्स आर एबल टू एडजस्टेंट देयर माइक्रोफिलामेंट्स नंबर्स एंड द कॉन्सिक्वेंस देयर डायनेमिक एंड फैशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 13 आपका सही आंसर है। आगे आ जाइए। द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वाज डेवलप्ड इन
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड मॉडल, कह रहा है कौन सा मॉडल जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जाना जाता है, कौन किसके द्वारा दिया गया था, इसी को आपको बताना है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये दिया गया था, जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो इसी को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये दिया गया था किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। कौन सा मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और हमसे पूछा गया है कौन सा यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, तो रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था। रॉबर्टसन मॉडल जो था वह आपका कौन सा मॉडल था, रॉबर्टसन मॉडल जो था वो मॉडल आपका था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था, आप जानते हैं। तो सही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ये रॉबर्टसन के द्वारा। और ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, उस समय मैंने बताया था कि प्रश्न आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली हेडिंग में कि आपसे पूछा जाता है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल बाई, माइक्रोमॉलिक्यूल जो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल जो हैं उस सेल में किसके द्वारा इंटर करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे इंटर कर जाते हैं, डिफ्यूजन द्वारा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन द्वारा, एक्सोसाइटोसिस द्वारा या एंडोसाइटोसिस द्वारा, कैसे इंटर करते हैं, आपको इस प्रश्न का आंसर देना होगा। जल्दी बताइए, मैक्रोमॉलिक्यूल कैसे इंटर करते हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा आसानी से इंटर कर जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। आगे, इन मेटाजोन्स ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड, मेटाजोन में जो ग्रुप ऑफ सेल होती हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हैं, उसे क्या कहते हैं, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। जल्दी से बताइए, जो मेटाजोआ है उसमें ग्रुप ऑफ सेल जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सिमिलर होते हैं उन्हें हम लोग टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। आसान प्रश्न है। द मैट्रिक्स ऑफ सेल वाज गिवन इन द प्रोटोप्लाज्म बाय, कह रहा है कि जो मैट्रिक्स ऑफ सेल हैं उसे प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा कहा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा जे.ई. पुरकिंजे के द्वारा। मैट्रिक्स ऑफ सेल के तत्वों को क्या कह देते हैं, जल्दी बताइए क्या कह देते थे, प्रोटोप्लाज्म। आगे, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, प्लाज्मा लेमा टर्म किसके द्वारा दिया गया था, प्लाज्मा लेमा टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया, आपको बताना है। प्लाज्मा लेमा टर्म जो है रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, प्लाज्मा लेमा शब्द जो है ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, फिर वही पूछा गया तो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, रॉबर्टसन द्वारा। ऊपर मैंने इस प्रश्न को आपसे करवाया था। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस एट, प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस, मैंने सेल डिवीजन का कल इंटरफेज आपको पढ़ाया था, आप नहीं देखें जाकर के देखिएगा। और मैंने आपको बताया था प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, जीवन फेज में होती है। यस फेज में क्या होता है, आपको याद होगा, यस फेज में क्या होता है कि डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब जो क्रोमोसोम होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जो G2 फेज होती है, G2 फेज में क्या होता है, फिर से आरएनए और प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब की मात्रा बढ़ती है। तो हमारा जो प्रश्न हो जाएगा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका G1 फेज आपका सही आंसर है। एक सेकेंड, G1 फेज आपका सही आंसर। प्रश्न तो आपका बड़ा दूर चला गया, G1 फेज आपका सही आंसर होगा। G1 फेज आपका सही आंसर है। ठीक है, G1 फेज में क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए की जो है संश्लेषण होता है। यस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज में सूत्री विभाजन के लिए कोशिकाएं तैयार होते हैं। एम फेज में विभाजन ही हो जाता है। हमको जो है माइटोसिस पढ़ना है, यानी समसूत्री विभाजन पढ़ना है। मॉर्निंग में उसकी क्लास हम आपको करवाएंगे। हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, अब आप बताइए। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो सेल की खोज जो है किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, लेकिन वो डेड सेल थी। लिविंग सेल पूछा जाएगा तो एंटन वान ल्यूवेनहॉक। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। सही आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ जाइए, माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इस बुक को पब्लिश भी किया था अपनी डिस्कवरी के बारे में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका, अगला ऑप्शन जो है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो फंक्शनल यूनिट है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का, उसे सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी जो है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, यानी यूनिट मेम्ब्रेन होता है। अगला, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स फोल्ड दीज आर कॉल्ड, कह रहा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो अपने पास फोल्ड रखते हैं
और उस फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। अगला, ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ सिस्टर्नी मेकअप ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि अगर हम निम्न को देखें तो किस प्रकार की जो है सिस्टर्नी गाल्जी कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। ऑप्शन देख करके आंसर बोलिए। ऑप्शन आपके सामने है और आपको इसका आंसर बोलना, जल्दी बोलिए सही आंसर क्या होगा। 41 का सही आंसर। 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 41 का सही आंसर। प्रश्न पूछा गया, ऑन द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ सिस्टर्नी मेकअप ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स। आप कहेंगे कैसे होते हैं, रेटिकुलेट टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, रेटिकुलेट, जालिकावत टाइप के होते हैं। जालिकावत, रेटिकुलेट मतलब क्या होता है, जालिकावत। द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है किसको रखता है, राइबोसोम स्ट्रक्चर जो है अपने पास क्या रखता है, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो जल्दी बता दिए क्या रखता है, आरएनए के साथ प्रोटीन। क्या रखता है, आरएनए के साथ प्रोटीन रखता है। क्या रखता है, आरएनए के साथ प्रोटीन। अगला, ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटैक्ट। कह रहा है कौन सा सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, नॉट आइसोलेटेड इंटैक्ट। तो सही आंसर आपको बताइए कौन सा है। तो आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइसोसोम है। तो सही आंसर जो है क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन एज किसके डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। 1831 ईस्वी में इन्होंने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला प्रश्न, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज। वैक्यूल्स के ऊपर ये आपके यस स्टेट में पूछा गया प्रश्न है और सॉरी एसएसटी लिख रहे हैं, यस स्टेट में पूछा गया आपका प्रश्न है। और ये देखिए सेम उस समय भी मैंने करवाया था, सेम प्रश्न टोनोप्लास्ट उस समय मिल गया था आपका, सेम टू सेम मिल गया था। माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन के स्पर्मेटोजोआ कहाँ पाया जाते हैं, मिडिल पीस में पाया जाता है। ऊपर की जो कैप होती है इसमें एक्रोसोम रिएक्शन होते हैं, बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। मिडिल पीस में डीएनए क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जिससे पूंछ तेजी से एक्टिवेट हो जाती है। लाइसोसोम आर फाउंड इन। लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं, तो टीयर, स्वेट और सलाइवा तीनों में पाए जाते हैं लाइसोसोम जो है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर इज द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलेजिस। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि एग्जाम्पल है हाइड्रोलेजिस का। तो जल्दी बताइए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलेजिस का एग्जाम्पल है। सही आंसर आपको बोलना है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलेजिस का जो है क्या है, हाइड्रोलेजिस का एग्जाम्पल्स है। आप कहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं सिवाय आरबीसी के। ठीक, उसके बाद आगे आ जाते हैं। उसके बाद है फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल्स आर फाउंड इन। इसे F0 या F1 पार्टिकल्स कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। भाग्य को वही कहते हैं जो कर्महीन होते हैं। अगला प्रश्न 50 प्रश्न आगे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, सेकंड पार्ट में। आप जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। सेकंड वीडियो के भी 50 प्रश्न करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये सेकंड वीडियो का 50 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट यहाँ से फिर आपका अभी टाइपिंग चल रही है, तो थर्ड पार्ट भी हम लोग करेंगे, तो अपने मित्रों को शेयर कर दिए। फिर इसके बाद सेल डिवीजन जैसे कैसे क्लास खत्म हो रही है वैसे वैसे पीछे से प्रैक्टिस पेपर भी खत्म होता चलेगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। 6 तारीख की क्लास मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।